बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने प्रिंट एफ फंक्शन जो है उसको डिस्कस हम कर चुके हैं और प्रिंट एफ फंक्शन में ही फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात जो है हमारी शुरू हुई थी। तो आज के लेक्चर से पहले हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात कर चुके हैं, डेसिमल इंटीजर नंबर्स की बात कर चुके हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो हम यूज़ करते हैं इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर से ही मुतल्लिक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिंट करैक्टर वैल्यूज इन सी लैंग्वेज। और इसके आई थिंक आगे स्ट्रिंग का सवाल भी होगा कि स्ट्रिंग जो है उसको सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे डिस्प्ले हम कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। और इसके साथ भी मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट, आप भी इसको अपनी बुक पे मार्क कर सकते हैं। तो इनको स्टडी करते हैं, फिर इनका जो है वो एक छोटा सा प्रैक्टिकल वो भी परफॉर्म करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी इस्तेमाल होता है डिस्प्ले करने के लिए करैक्टर वैल्यूज को। जो करैक्टर टाइप वैल्यूज हैं उनको अगर आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं किसके थ्रू, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू, तो आप परसेंटेज सी जो है वो यूज करेंगे। और ऑलरेडी हम अपने प्रोग्राम्स में जो हमने पिछले लेक्चर्स में प्रोग्राम बनाए हैं तो हम देखते आ रहे हैं कि हम परसेंटेज सी को ही करैक्टर वैल्यूज को आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं। इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ हमने उसको मिक्स जो है वो एक्सप्रेशंस लिख के, मिक्स आर्गुमेंट्स लिख के तो हमने उसको डिस्प्ले भी किया है, अगर आपको प्रिंट एफ वाला लेक्चर जो है वो याद है तो। यहाँ उसने एक एग्जांपल भी दी है, कह रहे जी सपोज करें कि हमारे पास एक करैक्टर वैल्यू है जी, करैक्टर वेरिएबल है जी, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर है, ए। ठीक है जी, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये जी के अंदर जो है वो एक वैल्यू स्टोर है ए। तो ये वाली कह रहे जो स्टेटमेंट है ये क्या डिस्प्ले करेगी, लिखा हुआ है जी प्रिंट एफ, और आगे आपको पता है डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी होती है उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग, या इसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। और फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है उसमें आपके पास टेक्स्ट होता है, और हमारे पास यहाँ टेक्स्ट क्या है, योर ग्रेड इज, और टेक्स्ट के साथ साथ कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नजर आता है। तो यहाँ हमने क्योंकि जी को प्रिंट करना था, जी एक करैक्टर टाइप वेरिएबल है, तो हमने परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया, और कॉमा के बाद आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर हमने जी वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, टेक्स्ट तो एज इट इज आ जाएगा, योर ग्रेड इज, यस एज इट इज आ जाएगा, और जहां परसेंटेज सी है उसकी जगह जी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो परसेंटेज सी की वैल्यू ऊपर वो बता चुका है कि उसमें ए स्टोर है, तो परसेंटेज सी की जगह इस जी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, तो प्रिंट हो जाएगा योर ग्रेड इज ए। तो इस तरह आप सी लैंग्वेज में करैक्टर जो वैल्यूज हैं उनको हम आउटपुट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रोग्राम भी आप देख लीजिएगा, इसको आप टर्बो सी प्लस प्लस में या कोड ब्लॉक्स में आप इसको रन करके देखिएगा इसकी आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि स्ट्रिंग वैल्यू जो हैं उनको सी लैंग्वेज में कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो हैं उनको डिस्प्ले हम करने के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज एस, जो कि हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम इसको यूज करेंगे। यहाँ भी वो हमें एग्जांपल में कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है पाकिस्तान। और आपको पता है कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखते, बल्कि उसको डबल कोटेशंस के अंदर हम मेंशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कह रहे जी ये जो नीचे ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या प्रिंट करेगी, पाकिस्तान प्रिंट कर देगी। क्यों, क्योंकि नेम के अंदर क्या स्टोर है, पाकिस्तान स्टोर है। इसको हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि सी लैंग्वेज में जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। हालांकि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग एक्चुअली कोई डाटा टाइप मौजूद नहीं है, बल्कि हम करैक्टर डाटा टाइप को ही इस्तेमाल करके तो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक अरे की शक्ल में, करैक्टर अरे की शक्ल में। क्योंकि हमारे इस पार्ट 2 के कोर्स में अरेज का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए उसको हम ज़्यादा जो है वो डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया उसका दे दूंगा कि किस तरह आप करैक्टर वेरिएबल, करैक्टर डाटा टाइप के जरिए स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और इसी एग्जांपल को इंशाल्लाह वहाँ भी करके देख लेंगे, बल्कि यहाँ उसने नीचे ये प्रोग्राम जो है वो
इसी मकसद के लिए, इसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो ये हो गया जी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज को हम सी लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, एस्केप सीक्वेंसेस क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एस्केप सीक्वेंस का सवाल है ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे सवाल होंगे जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, कोड स्निप्ट आपको दिया जाएगा, यानी एक छोटा सा कोड आपको दिया जाएगा सी का, और उसमें कुछ एस्केप सीक्वेंसेस यूज किए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसकी आउटपुट बताएं। तो वो अगर आपको इन सारे एस्केप सीक्वेंसेस का जो है वो आइडिया है, ये नीचे टेबल में लिखे हुए हैं, तो फिर ही आप उसकी आउटपुट बता सकते हैं, और वो 2 नंबर आप जो है वो आपको उसको मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर जब एग्जाम की हम बात करते हैं। तो वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में कई सवाल ऐसे हो सकते हैं जो एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा जिस तरह का सवाल जो है वो पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लाजमी है। जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ भी फिर आप अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, आउटपुट में कुछ चेंज लाने के लिए आप एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंस होते क्या हैं। एस्केप सीक्वेंसेस तो बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस स्पेशल किस्म के करैक्टर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। किसको किसको अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है जी। तो एस्केप सीक्वेंस, और ये कहाँ लिखते हैं हम, ये उसने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखते हैं हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, जिसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। जहाँ आप फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करते हैं, जहाँ आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं, वहीं आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं ताकि आप मॉडिफाई कर सकें, आप चेंज ला सकें अपनी जो आउटपुट है उसके फॉर्मेट के अंदर। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि आउटपुट के फॉर्मेट में क्या चेंज ला सकते हैं, तो वो हम ऐसे एस्केप सीक्वेंस से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के जो है वो चेंज हम ला सकते हैं। ये करैक्टर बजाय खुद तो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होते, यानी एस्केप सीक्वेंस जो करैक्टर्स हैं, जब आप इनको यूज करेंगे अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट के साथ या फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, तो ये खुद एज इट इज जो है वो डिस्प्ले नहीं होंगे, बल्कि ये कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ वर्क आपके लिए, एडिशनल वर्क आपके लिए परफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आउटपुट के अंदर डबल कोटेशन को प्रिंट करें, तो अब भाई डबल कोटेशन तो ऑलरेडी फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो भी यूज़ कर रही है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो वो कंपाइलर के लिए जो है वो एक इशू होगा और वो आपको एरर देगा उसके लिए। तो डबल कोट्स को हम कैसे आउटपुट के अंदर जो है वो डिस्प्ले करें, तो इस किस्म के कुछ स्पेशल किस्म के एक्शन या काम जो है वो हम इन एस्केप सीक्वेंसेस के जरिए लेंगे। यहाँ आगे वो कह रहा है दीज करैक्टर ऑलवेज बिगिन विद बैक स्लैश, तो इन करैक्टर्स को लिखने के लिए हम बैक स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी हमने एस्केप सीक्वेंस करैक्टर लिखना है तो पहले उससे बैक स्लैश जो है वो यूज करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं जी, एस्केप करैक्टर कहते हैं, ये जो बैक स्लैश है। अब नीचे उसने कुछ एक टेबल हमें दिया हुआ है, इस टेबल में उसने यहाँ बताया हुआ है ऐसे एस्केप सीक्वेंसेस कौन से हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे बी है, जैसे एफ है, क्योंकि स्लैश तो ऑलरेडी यूज होगा ना एस्केप सीक्वेंस के लिए। इस तरह एन है, आर है, टी है, सिंगल कोट, डबल कोट, और ये कुछ आस्की कोड अगर हम हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर जो है वो आउटपुट करना चाहते हैं, यहाँ 100 वाट ऑक्टल के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो इनको भी हम इंशाल्लाह जो है वो अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम इनको भी देख लेते हैं। ये नीचे उसने कुछ एग्जाम्पल भी दी हैं, जैसे उसने स्लैश बी जो है बताया किस मकसद के लिए यूज़ होता है। वैसे मकसद यहाँ लिखे हुए हैं सारे, पर्पज़ लिखा हुआ है यहाँ कि ये स्लैश बी जो है वो किस लिए यूज़ होता है, इंसर्ट करने के लिए। क्या इंसर्ट करने के लिए, बैक स्पेस इंसर्ट करने के लिए। कहाँ, आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर अगर आपने पेज एक एंटर करना है, प्रिंटिंग जब स्पेशली आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, या आउटपुट में आपने नई लाइन एंटर करनी है, या आप अपना कर्सर जो है वो होम जो के ऊपर लेके आना चाहते हैं, कैरेज रिटर्न हम उसको कहते हैं, जब आप अपने लाइन के बिल्कुल शुरू में अपना कर्सर लेके आना चाहते हैं, टैब स्पेसिस के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, आपने अपनी आउटपुट के अंदर जो है वो सिंगल कोड को प्रिंट करना है, तो वो आप इसके जरिए यूज़, उसके लिए आप एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। या डबल कोट आपने प्रिंट करना है, या आपने
हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है वो यूज़ करने हैं, या ऑक्टल नोटेशंस आपने यूज़ करने हैं, ठीक है जी। तो ये सारे ये इनके पर्पस लिखे हुए हैं, और ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं। ये ऑलमोस्ट आपके पास 1 2 3 6 और 9, तो इन 9 को आपने एस्केप सीक्वेंसेस को भी याद रखना है, और आपने इनके पर्पस को भी याद रखना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पहले तो इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनका एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ गया /b। एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है बैक स्पेस इंसर्ट करने के लिए आउटपुट के अंदर। फॉर एग्जांपल कह रहा है जी हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो, और आप देखें हेलो के बाद क्या लिखा हुआ है /b, और आगे क्या लिखा हुआ है वर्ड, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? पहले तो प्रिंट होगा हेलो। क्या प्रिंट होगा? हेलो पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ ना हेलो, तो हेलो पूरा प्रिंट होगा। लेकिन ये /b क्या काम कर रहा है? ये एस्केप सीक्वेंस /b यहाँ सेम वही काम कर रहा है जो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करने से करते हैं। और आपको पता है ना, जब हम अपने कीबोर्ड से कोई बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड से एक करैक्टर जो है वो रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नोटपैड ओपन कर लूँ समझाने के लिए, तो यहां मैं इसको यहां इसका ये, तो अगर मैं इसी आउटपुट की बात करूं तो सबसे पहले तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद /b जो एस्केप सीक्वेंस है, उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है कि जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस की है, तो जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा बैक स्पेस की, तो ओ रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद क्या है आगे आउटपुट? वर्ल्ड, तो आगे वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा ये। तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? हेल वर्ल्ड, बजाय के हेलो वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि बीच में हमने /b यूज किया। तो /b आपने बस याद रखना है बैक स्पेस की आपके कीबोर्ड की। ऐसे मान के चलिए कि आप अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू बैक स्पेस की को प्रेस करना चाहते हैं, तो आप जो है वो एस्केप सीक्वेंस /b के जरिए ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप जाहिर बात है कीबोर्ड से खुद भी कर सकते हैं। खुद करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं बैक स्पेस की अब अगर यहां प्रेस करूंगा तो डी आपका रिमूव हो जाएगा, फिर बैक स्पेस की प्रेस करूंगा तो एल भी रिमूव हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये समझें कि एक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप बैक स्पेस जो आपकी की है उसको आप मैनेज कर रहे हैं, उसको आप यूज कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो करैक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ये लिखा होता, इस आउटपुट की जगह ये लिखा होता प्रिंट एफ, यहाँ हम एक अपनी एग्जांपल भी ले लेते हैं, मैं आपको कोड ब्लॉक में भी बताऊंगा। हेलो /b और वर्ल्ड और फिर /b, या यहां कर लें एक और /b लगा दें। ये मैंने 2 /b लगा दिए। अब आप मुझे बताएं अगर ये स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में मैं रन करूं तो इसकी आउटपुट क्या होगी? स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आएगा? देखें एट द एंड जो आपको नजर आएगा वो तो आएगा, लेकिन सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा? सबसे पहले तो हेलो एक दफा प्रिंट होगा स्क्रीन पे, और ये काम बड़ी तेजी से होगा। आपको जो आउटपुट नजर आएगी वो बिल्कुल जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको नजर आएगा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो जैसे ही हेलो प्रिंट होगा पहले, उसके बाद ये वाला बैक स्पेस एग्जीक्यूट होगा तो ओ रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला बैक स्पेस एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट से मुराद अपना वर्क करेगा। ये एस्केप सीक्वेंस करैक्टर क्या कर रहा है? आपके आउटपुट जो है वो उसके फॉर्मेट को मॉडिफाई कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। तो अब दूसरे वाला एस्केप सीक्वेंस क्या करेगा? कर्सर यहां होगा ना, कर्सर आपका यहां होगा, तो दूसरे वाला जैसे ही चलेगा वो इस एल को रिमूव कर देगा, और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? वर्ल्ड प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड प्रिंट होगा तो उसके बाद फिर मैंने /b लिखा हुआ है, तो क्या होगा? कर्सर वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद कर्सर कहां होगा? आपका कर्सर आपका यहां होगा डी के बाद। तो जैसे ही लास्ट वाला /b जो है वो एस्केप सीक्वेंस जो है वो एक्शन करेगा, तो क्या होगा? बैक स्पेस की समझिए एक दफा दोबारा प्रेस होगी तो कुछ ये हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, जो जैसे प्रोग्राम आप रन करेंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो फाइनली आपको ये आउटपुट मिलेगी। तो आप कहेंगे यार ये आउटपुट कैसे आ गया यार, ये हेल वर्ड। तो भाई आपको वो बता दिया कि आउटपुट कैसे है। दो ये एस्केप सीक्वेंसेस एक्टिव हुए हैं, काम किया उन्होंने, और एक एंड वाले ने काम किया जिसने डी को रिमूव कर दिया था।
क्लियर हो गया। तो ये है जी स्लैश बी का हमारे पास काम। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी, आगे हमारे पास क्या है, स्लैश एफ। तो ये एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है किस मकसद के लिए, ब्लैंक पेपर इंसर्ट करने के लिए प्रिंटेड आउटपुट में। तो ये इसको हम फॉर्म फीड भी कहते हैं। तो बेसिकली जब आप प्रिंटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्रिंटिंग आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा। यहाँ आपको इसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, बेशक आप इसको कोड ब्लॉक में रन करें, आप इसको जो है वो टर्बो में रन करें, कमांड लाइन के अंदर जो है वो आपको CMD के ऊपर आपको इसका जो है कंसोल के ऊपर आप उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इसके आउटपुट को कहीं MS वर्ड में ले जाएं या किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ले जाएं, जो रिच टेक्स्ट एडिटर है, जो अंडरस्टैंड करता है स्पेशल कैरेक्टर्स को, तो वहां इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा कि स्लैश एफ जो कि फॉर्म फीड एस्केप सीक्वेंस है, ये एक ब्लैंक पेपर इंसर्ट कर देगा आपकी आउटपुट के दरमियान। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो वो पूरा एक पेज बीच में ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा बीच में। तो चले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को, वो इसको बस एक रटा लगा लेते हैं, वो कहते हैं ये समझ नहीं आई। तो हम कोड ब्लॉक्स हमने ओपन किया हुआ है, मैं कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ। या हमने बेसिक अपना स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ हम यूज करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम हेलो, क्या था जी हमारे पास, स्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए, और आगे वर्ड लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया सेमीकोलन। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ। तो ये रन होने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, हेलो लिखा हुआ है और आगे कुछ स्पेशल किस्म का करैक्टर, अननोन करैक्टर जो कि रीड भी नहीं किया जा रहा, और आगे वर्ड लिखा हुआ आ गया। तो अब एक ज़हन में बात आती है कि फॉर्म फीड इंसर्ट ब्लैंक पेपर, तो भाई ब्लैंक पेपर तो कोई इंसर्ट नहीं हुआ, होना तो ये चाहिए था हेलो एक लाइन में होता, फिर एक लंबा सा पेज गैप होता बीच में, और फिर उसके बाद वर्ड प्रिंट होता। तो भाई वो आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने टूल आपके सामने है, कंसोल है, यहाँ ये मुमकिन नहीं है। ये प्रिंटिंग जब आप इसकी करेंगे तो प्रिंटिंग में आपको वो ब्लैंक पेपर नजर आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस पूरी आउटपुट को एज इट इज मार्क करते हैं, एडिट यहाँ मार्क करते हैं, यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया, फिर क्या किया, कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया, ठीक हो गया। अब मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ, MS वर्ड ओपन करता हूं, मेरे पास MS वर्ड जो है वो 2010 है। अब देखिए मैं यहां कंट्रोल V करने लगा हूं, तो ये मैंने किया कंट्रोल V। तो आप जरा देखें ये क्या हुआ है, मैंने जैसे कंट्रोल V किया हेलो यहां प्रिंट हो गया, तो ये देखिए पूरा एक पेज ब्लैंक बीच में इंसर्ट हो गया और दूसरे पेज पे जाके वर्ड प्रिंट हुआ। अब बात मेरे हाल में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि ये फॉर्म फीड जो स्लैश एफ है, ये ड्यूरिंग प्रिंटिंग काम कैसे कर रहा होता है। अब जाहिर बात है अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो एक पेज के ऊपर हेलो प्रिंट होगा और दूसरे पेज के ऊपर जाके क्या प्रिंट होगा, वर्ड। और ये आउटपुट तो वो आपको पता है मैंने सारा कॉपी कर लिया था वो कंसोल से, तो वो भी साथ आ गई है। ठीक है जी, असल तो हमारे पास सिर्फ इतनी बात थी कि एक पेज के ऊपर हेलो और दूसरे पेज के ऊपर वर्ड आ जाएगा। तो होपफुली ये आइडिया हो गया होगा कि आपको कि फॉर्म फीड जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे भी, देखें यहाँ उसने बताया था बब एग्जाम्पल विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अब जाहिर बात है अगर आप इतना लिख देंगे तो उससे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने वो प्रैक्टिकल देख लिया तो उसे आपको अंदाजा हो जाएगा। कह रहा है जी आफ्टर प्रिंटिंग हेलो, हेलो प्रिंट होने के बाद कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर, और फिर उसके बाद रिमेनिंग आउटपुट जो वर्ल्ड वाली है वो प्रिंट होगी। ये यूज होगा कब, ड्यूरिंग प्रिंटिंग। तो ये भी आप याद रखिएगा, स्लैश एफ जो है ये फॉर्म फीड से क्या मुराद है आपकी। और इसका अगर कभी आपको कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़े तो आप उसको वैसे दिखा सकते हैं जैसे मैंने आपको कंसोल की आउटपुट को MS वर्ड के अंदर जो है वो दिखाया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो एस्केप सीक्वेंस है, वो है स्लैश एन, यानी कि एन। स्लैश एन बोलने की जरूरत नहीं है, दैट इज द एन। तो ये से एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है इंसर्ट न्यू लाइन आउटपुट के अंदर, और ये मैंने लास्ट टाइम आपको ट्राई करके भी बताया था। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है हेलो वर्ड, तो वापस हम कोड ब्लॉक में चले जाते हैं और एफ की जगह क्या लिख देते हैं, स्लैश एन, हेलो स्लैश एन, और आगे मैंने क्या लिख दिया, वर्ल्ड। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इससे क्या होगा, हेलो पहली लाइन में और फिर नई लाइन पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा और वहां बाकी की आउटपुट जो है वो प्रिंट होगी। कंसोल विंडो जो है वो बंद करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं,
और हम देखते हैं कि हमारे पास हेलो पहली लाइन में आ गया और वर्ल्ड जो है वो दूसरी लाइन के अंदर जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल स्लैश एन, आप 10 दफा स्लैश एन यूज करेंगे, 3 दफा मैं अगर यहाँ यूज करता हूं तो अब आप ये अंडरस्टूड है कि कितनी लाइन ब्रेक हो जाएंगी, 3 लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इसको रन करके आप देख लें तो हेलो पहली लाइन में और फिर उसके बाद लाइंस का गैप जितने आपने स्लैश एन जो है वो यूज किए हैं न्यू लाइन के लिए, और देखें उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, वर्ड नजर आ रहा है। तो ये है जी न्यू लाइन फीड, यानी कि आप नई लाइन जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल लेके जाना चाहते हैं आउटपुट में, तो ये आउटपुट फॉर्मेट में मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं और आउटपुट को चेंज आप कर रहे हैं। तो ये आप यूज कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आ गया हमारे पास कैरिज रिटर्न। तो दिस एस्केप सीक्वेंस ये यूज होता है मूव करने के लिए कर्सर को, कहां, लाइन के बिल्कुल शुरू में। ये देखें, ये स्लैश आर बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपके कीबोर्ड के ऊपर होम की काम कर रही होती है। जैसे मैंने बताया ना ऊपर स्लैश बी के बारे में, कि स्लैश बी जो है वो हम यूज करते हैं बैक स्पेस, समझे, बैक स्पेस की का वो अल्टरनेटिव है स्लैश बी। इसी तरह स्लैश आर जो है जिसको हम कैरिज रिटर्न भी कहते हैं, तो ये आपके कर्सर को मौजूदा जो लाइन है, करंट लाइन है, उसके बिल्कुल शुरू में कर्सर को ले जाएगा। और यही काम हम होम की के जरिए अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम प्रोग्रामिंग के थ्रू करना हो सी लैंग्वेज में, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, कैरिज रिटर्न एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे। तो ये जो कह रहा है जी अबव एग्जांपल, उसने दिया हेलो और स्लैश आर और वर्ल्ड, तो सारी बात है पहले हेलो प्रिंट होगा और हेलो प्रिंट होने के बाद कर्सर कहां आ जाएगा। देखें, मैं इसको आपको बजाय यहां समझाने के मैं नोटपैड में समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ऐसे कर लेते हैं, यहां लिखा फॉर एग्जांपल मैंने आर कैरिज रिटर्न और आगे मैं लिख दिया वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या प्रिंट होगी, हेलो। तो यहां क्या आ जाएगा, हेलो तो पहले हो जाएगा, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, फाइनल जो आउटपुट आएगी वो बाद में अभी आ जाएगी वो। तो हेलो प्रिंट हो गया, उसके कर्सर कहाँ है इस वक्त, हेलो प्रिंट होने के बाद कर्सर ओ के बाद आ गया। लेकिन जैसे ये स्लैश आर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा एस्केप सीक्वेंस, तो ये जो कर्सर है, ये वाला कर्सर जो ब्लिंक आ रहा है ओ के बाद, ये कर्सर कहाँ चला जाएगा, ये कर्सर शुरू में चला जाएगा एच से पहले। जैसे स्लैश आर एक्टिव होगा तो कर्सर कहां चला गया, एच से पहले। तो अब क्या होगा, अब कर्सर तो यहां है, अब जो आउटपुट होनी है वो जारी बात है आउटपुट कहां से जो है वो स्टार्ट होती है, जहां आपका कर्सर मौजूद होता है। तो अब क्या होगा कि एच की जगह क्या आ जाएगा, आगे क्या है आउटपुट, वर्ल्ड, तो एच की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ई की जगह क्या आ जाएगा, ओ, ये, और एल की जगह आर, दूसरे एल की जगह एल ही आएगा, और आखिरी ओ की जगह डी आ जाएगा। तो फाइनली ओवरराइट हो जाएगा हमारा हेलो किससे, वर्ल्ड से। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आउटपुट आ जाएगी कैरिज रिटर्न की शक्ल में, ठीक हो गया। तो जाहिर बात है जहां कर्सर होता है वहीं आपकी आउटपुट भी आ रही होती है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसको भी कोड ब्लॉक के अंदर हम एक छोटे से कोड लिख लेते हैं इसके भी। ये लिख लिया हमने स्लैश आर और आगे मैं क्या लिख दिया, वर्ल्ड। तो मैं इसको रन करता हूं तो मुझे जो फाइनल आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिंपल वर्ल्ड मिलेगी। तो आप सोच रहे हेलो कहां गया, हेलो ओवरराइट हो गया भाई, क्योंकि जैसे ही हेलो प्रिंट हुआ था तो कैरिज रिटर्न से क्या हुआ, कर्सर आपका एच से पहले चला गया, लाइन के शुरू में चला गया। तो उसके बाद आगे आउटपुट बाकी अभी थी, और वर्ल्ड जो था वो अभी वो भी आउटपुट होना था। तो वो जाहिर बात है जहां कर्सर था वहीं से शुरू हुआ, तो वो सारा जो पहले मौजूद करैक्टर से हेलो वाले वो सारे ओवरराइट हो गए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं यहां स्लैश एन लिख देता हूं और मैं यहां लिखता हूं स्लैश आर, अब आप सोचें इसकी आउटपुट क्या होगी। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद कंट्रोल कहां चला जाएगा, नई लाइन के ऊपर, और नई लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद कर्सर कहां आ जाएगा, उसी लाइन के शुरू में, यानी कि डब्ल्यू से पहले आ जाएगा। तो इसमें दोनों चीजें आपको नजर आएंगी, पहली लाइन में हेलो और फिर वर्ल्ड। और यहां ओवरराइट वाला काम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड हम नई लाइन में ले गए हैं। तो इसको रन करते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो नजर आएगा, हेलो पहली लाइन में और वर्ल्ड जो है वो दूसरी लाइन में। और जनरली कर्सर इस वक्त कहां होगा हमारा, डब्ल्यू के बिल्कुल नीचे होगा। उससे उससे कैसे पता चलेगा डब्ल्यू के नीचे कर्सर है, मैं क्या करता हूं, आगे मैं जो है वो
Q प्रिंट कर देता हूं, तो अब क्या होगा, अब हमारा W ओवरराइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेलो तो प्रिंट हुआ एक लाइन पे, फिर नई लाइन हो गई /n से, और फिर W पूरा लिखा गया, और जब W पूरा लिखा गया उसके बाद कैरेज रिटर्न ने क्या किया, कर्सर W के ऊपर ले आया, और फिर Q ने भी आउटपुट होना था, तो Q किसकी जगह आउटपुट हो गया, W की जगह आउटपुट हो गया। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, हेलो कर्ल्ड, ठीक है जी, W गायब हो गया। तो होपफुली इस एग्जांपल से आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि आउटपुट में मॉडिफिकेशन आउटपुट फॉर्मेट में हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास T है। T इज सिंपल के जो टैब की आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, जो मल्टीपल बेसिकली स्पेसिस होती हैं, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं /T। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ लिख देंगे /T, ये बाकी मैं खत्म कर देता हूँ आसान ताकि समझ आए। तो हेलो के बाद /T, तो एक ऑलमोस्ट 3 स्पेसिस का गैप आ जाएगा हेलो और वर्ड के दरमियान। तो इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 स्पेसिस का जो है वो 2 या 3 स्पेसिस का गैप आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है एस्केप सीक्वेंस, जैसे आपने खुद से टैब की प्रेस कर दी हो अपने कंप्यूटर पे। जैसे मैं यहाँ हूँ, तो देखिए मैंने क्या लिखा, हेलो, और यहां मैं टैब की प्रेस करता हूं, आई थिंक ये टैब की है, ये देखें जैसे मैंने टैब की प्रेस की, एक तो होती है स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये एक स्पेस हुई। अगर मैं टैब प्रेस करता हूं तो देखेंगे 2-3 स्पेसिस इकट्ठी आ गई, और आगे क्या लिख दिया, वर्ल्ड। तो टैब जो है ना /T जो एस्केप सीक्वेंस T है, तो ये टैब, मल्टीपल टैब करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ /T 2 दफा लिख दें, तो समझे कि ऑलमोस्ट 5-6 स्पेसिस का गैप जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहले हेलो और उसके बाद 6 स्पेसिस का गैप और फिर वर्ल्ड आ गया। ये स्टोरी भी क्लियर हो गई हमारे पास टैब की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ गया सिंगल कोट्स। तो ये एस्केप सीक्वेंस जो है / कोट, ये इस्तेमाल होता है डिस्प्ले करने के लिए सिंगल कोट हमारे आउटपुट के अंदर। सिंपली आप जो है सिंगल कोट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, / आगे सिंगल कोट। तो इसको आप रन करके देख सकते हैं, तो हेलो में हेलो और वर्ड के दरमियान क्या आ गया, सिंगल कोट। क्योंकि ये सिंगल कोट्स और ये डबल कोट्स ऑलरेडी सी लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड पर्पस के लिए भी यूज हो रहे होते हैं, तो इस किस्म के करैक्टर जो हैं वो कंपाइलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इनको जो है वो एस्केप सीक्वेंस के जरिए ही प्रिंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अगर मैं यहाँ हेलो और वर्ड के दरमियान डबल कोड को प्रिंट करना चाहता हूँ, डबल कोट्स को, तो मैं अगर यहाँ ये लिख दूं ऐसे, तो आप उसके कलर से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि कंपाइलर ये समझ रहा है कि ये डबल कोड यहां से शुरू हुआ है कंट्रोल स्ट्रिंग का और यहां खत्म हो गया, हालांकि हम देख रहे हैं कि हमने तो यहां खत्म किया है, ये तो हम चाह रहे हैं आउटपुट में प्रिंट हो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये एक एरर बन जाएगा। इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास नीचे एरर आ गया, वो कह रहा है ये कुछ प्रॉब्लम है, यहां मिस हो रहा है, कहीं डबल कोड मिस हो रहा है, कि ये डबल कोड जो आपने लगाया वो तो इसको स्टेटमेंट मान रहा है यहां तक, वो कह रहा है ये ठीक है, लेकिन ये आगे क्या लिख दिया आपने। तो हम उसको देखने में तो हम तो कह रहे हैं कि ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये आप डबल कोट्स कंफ्यूज कर रहा है कंपाइलर को। तो इस किस्म के जो स्पेशल सिंबल्स हैं ना, जो ऑलरेडी किसी प्री डिफाइंड जो है वो पर्पस के लिए जो है वो यूज हो रहे हैं, उनको आप एज इट इज नहीं लिख सकते आउटपुट में। तो अब हमें क्या यूज करेंगे, ये /कोट। तो अब क्या होगा, अब ये एस्केप सीक्वेंस है, ये एस्केप सीक्वेंस करैक्टर है। अब वो इसको मानेगा और वो क्या करेगा, जैसे ही वो / को कंपाइलर रीड करेगा और आगे डबल कोट होगा, तो वो इस डबल कोट को ये वाला डबल कोट नहीं मानेगा, क्लोजिंग डबल कोट, बल्कि इसको एक करैक्टर मानेगा और इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं, तो क्या हो गया, हेलो डबल कोट वर्ड। तो कभी आउटपुट में आपने सिंगल या डबल कोट प्रिंट करना हो तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये दोनों एस्केप सीक्वेंसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर आपने // खुद से भी प्रिंट करनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डबल / जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसने आपको यहाँ बता दिया कि प्रिंट एफ ये स्टेटमेंट, तो अगर आप ये लिखेंगे C:\\, तो एक / आपको आउटपुट में नजर आ जाएगी, क्योंकि देखें ना / जो है वो इटसेल्फ एस्केप सीक्वेंस करैक्टर के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप इसको एज इट इज प्रिंट करना चाहेंगे तो वो भी एक कंफ्यूजन बन जाएगी कंपाइलर के लिए।
तो अगर आपने बैक स्लैश को भी सेल्फ आउटपुट में प्रिंट करना है तो फिर आप उसके लिए ये डबल बैक स्लैश यूज करेंगे, तो वो आपको आउटपुट में नजर आएगी, यानी कि कुछ ऐसे। तो अब ये दो बैक स्लैश प्रिंट नहीं होगी, ये पहली बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस करैक्टर को लिखने के लिए इस्तेमाल हो रही है और दूसरी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी हमारे पास आउटपुट के ऊपर। तो ये हमारे पास हेलो और आगे बैक स्लैश और आगे वर्ड आ गया। तो ये हमारे पास है जी एस्केप सीक्वेंस जो है वो करैक्टर्स हैं। इनको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है जी। तो इवन तो ये एंड पे हमारे पास ये भी दो हैं, अमूमी तौर पे आप तो है इनको यूज़ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आस्की कोड हेक्साडेसिमल नोटेशन में जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें जो हर डी है वो एक डिजिट को शो कर रहा है, ठीक है जी। तो इसको भी चला के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंटेक्स लिखा हुआ है इसका, ठीक है, ये नहीं आपने लिखना, उधर आपने स्लैश एक्स डी डी नहीं लिखना, आपने डी डी की जगह को डिजिट लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास ओपन है इस वक्त अगर आस्की का टेबल, तो जैसे कि ये है ए करैक्टर है ना, ए इसका हेक्साडेसिमल देखें क्या है 41, क्या है ऐसा हेक्साडेसिमल 41। तो अगर मैं लिखूं x41 तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। यानी अगर मैं यहां लिखूं x41 तो स्क्रीन पे देखते हैं क्या प्रिंट होगा, बल्कि मैं ये खत्म कर देता हूं ताकि बाकी हमें आसानी से नजर आ सके। देखें अगर मैं ये सिर्फ प्रिंट करता हूं x41 तो क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगा ए, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में मैंने लिखा, ठीक हो गया। तो ये ए प्रिंट हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल किधर गया टेबल, ये जैसे हैश है, हैश का हेक्साडेसिमल क्या है 23, ठीक है जी 23। तो मैं क्या लिखूं यहां 23, अगर मैं लिख दूं x23 तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, हैश प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर हैश सिंबल प्रिंट होगा। बिल्कुल इसी तरह ऑक्टल आप देख सकते हैं, यहाँ जो है वो ऑक्टल भी देख सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे ये प्लस है तो इस प्लस का जो ऑक्टल है वो क्या है, इस प्लस का ऑक्टल है 053। तो अगर मैं यहाँ लिखूं 053 तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल यानी कि प्लस प्रिंट होगा, क्योंकि ये ऑक्टल किसका कोड है, प्लस का कोड है, तो ये प्लस प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। तो ये आखिरी दो हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। अगर आप जो है वो आस्की कोड हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखना चाहते हैं या ऑक्टल नोटेशन जो है वो उनको यूज़ करके आप कुछ करैक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं, या हेक्साडेसिमल नोटेशन को यूज़ करके कुछ करैक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप ये एंड वाले भी दो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एस्केप सीक्वेंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया और इससे पहले हम बात कर चुके हैं करैक्टर वेरिएबल को या स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे डिस्प्ले करना है, वो भी आप देख चुके हैं। मैं एक दफ़ा टाइम देख लूँ, टाइम हमारे पास है अभी कुछ 2-4 मिनट, तो हम क्या करते हैं करैक्टर और स्ट्रिंग को भी देख लेते हैं, करैक्टर वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल को भी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल करैक्टर, और यहाँ एक कोई भी वेरिएबल का नाम रख लेते हैं ए, और इसमें क्या स्टोर कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल $साइन स्टोर कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि करैक्टर को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ होगा, %C, और आगे आप कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम लिख दें, वेरिएबल का नाम क्या है ए। तो आप स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू किस फॉर्म में रीड होगी, करैक्टर फॉर्म में रीड होगी, डिस्प्ले होगी। तो करैक्टर उसमें क्या $साइन, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा $साइन जो है वो नजर आ जाएगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर हमें $साइन नजर आ गया। अब ये भी सोच रहे होंगे अगर मैं यहाँ डी लिख दूं तो एरर आएगा, एरर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसका आस्की कोड प्रिंट हो जाएगा $साइन का, जो भी आस्की कोड है, ठीक है जी 36, ठीक है जी 36 आस्की कोड है। $साइन का आस्की कोड क्या है 36, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वो ओपन ही हमारे पास। $साइन किधर है, ये है $साइन जी, ये $साइन है मेरे पास, करैक्टर $साइन, इसका आस्की कोड क्या है 36, तो 36 प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस ए के अंदर जो वैल्यू थी वो तो थी $साइन, लेकिन मैं उसको रीड किस फॉर्म में कर रहा हूँ, इंटीजर फॉर्म में, तो फिर जाहिर बात है उसका आस्की रीड होगा और उसका आस्की ही डिस्प्ले होगा। अगर मैं यहाँ ये कर देता हूँ a+2 तो अब क्या होगा, अब ए का जो $साइन का आस्की है वो 36 है, 36 में 2 जमा होगा, ये होगा 38, और 38 जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आएगा। तो इसको देख लेते हैं।
38। और अगर मैं यहाँ $% अब कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब 38 38 डेसिमल जो है, जो ये किस करेक्टर के लिए आस्की कोड यूज हो रहा है वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कौन सा करेक्टर प्रिंट होता है 38 के लिए। 38 के लिए एंड साइन प्रिंट हो गया, ठीक है जी, क्योंकि ए क्या बना, $साइन क्या बना, 36, 36 + 2 38 हो गए। और 38 जो है अब रीड किस फॉर्म में हम कर रहे हैं, करेक्टर फॉर्म में। तो 38 का देख सकते हैं आप जो है वो, यहाँ देखें 38 एंड साइन के लिए यूज हो रहा है, ये देखें ये 38 और ये एंड के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह अगर आपने करेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है तो स्ट्रिंग एक्चुअली कोई डाटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में, करेक्टर वेरिएबल को यूज करके हम स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ जो है वो ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे, ब्लैंक ब्रैकेट्स, और आगे हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है जी। और मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने के क्या इस्तेमाल करूँगा, %s, और यहाँ मैं ए लिख देता हूँ। ए ही वेरिएबल है ना, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बन गया ना। तो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं क्या प्रिंट होगा, पाकिस्तान प्रिंट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स करेक्टर डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनमें आप डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखेंगे, और उनको प्रिंट करने के लिए %s यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। आगे वेरिएबल का नाम वैसे ही जो भी आप लिखना चाहें। तो ये हो गया जी हमारे पास, या टेक्स्ट व्यू में लिखना चाहें आवर कंट्री नेम इज, तो अब क्या प्रिंट होगा, आवर कंट्री नेम इज, और आगे पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब कोई क्वेश्चन है अगर आपके जहन में आ रहा है स्केप सीक्वेंस से मतलब या करेक्टर, तो वो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख दें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में बाकी हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।